राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लोग लेके आए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन के 2 अक्टूबर 1952 की जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे इटावा और गोरखपुर। देखिए सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना होती है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। और सामुदायिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार की परियोजनाएं स्वीकार किया जाता है, जैसे कृषि एवं समांगी कार्य, परिवहन एवं संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, भवन निर्माण, परीक्षण एवं सामाजिक कल्याण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी से 1953 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। फ्रेंड्स बिहार का लिंगानुपात 918 है। देखिए, और अगर हम बात करें बिहार के शिशु लिंगानुपात का तो वो 935 है। 935 ये सब हम आपको बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज का है, 1021। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1021 जो ये बिहार के गोपालगंज जिले का सबसे ज़्यादा घनत्व है। और अगर हम बात करें कि सबसे कम जो है वो मुंगेर जिला का है, 876। और भारत का लिंगानुपात अगर बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 है। तो आप ये सब याद रखेंगे। बिहार का हो जाएगा 918, भारत का हो जाएगा 943, बिहार में सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सबसे कम क्या का हो जाएगा? मुंगेर का। चलिए, और अगर बात करें कि बिहार में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल राज्य का है, 1084। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो फ्रेंड्स ये वर्णित है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है 12 से 35 तक, उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और अगर बात करें कि मौलिक अधिकार तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसमें जो 29 है फ्रेंड्स, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अगर बात करें 30 का तो 30 में सभी जो अल्पसंख्यक है वर्ग अपनी रुचि और शिक्षण संस्थान की स्थापना करने व उसके प्रशासन का संचालन करने का अधिकार रखते हैं। और अगर बात करें अनुच्छेद 28 का तो इसके तहत राज्य के जो वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमला सहायक नदियां हैं। तो कमला फ्रेंड देखिए सोनी, ढोरी, बलान ये तीनों की सहायक नदी है। तो उपयुक्त डी जो है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है नेपाल है। और गंडक नदी पटना के समीप जो गंगा नदी में मिलता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा वैशाली जो मैदानी भाग है उसमें नारायणी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी में शालिग्राम पाया जाता है जो कि गोल पत्थर होता है। और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? अगर हम बात करें सूखाग्रस्त क्षेत्र का तो वो रॉयल सीमा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉयल सीमा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है जो कि सूखाग्रस्त कहलाता है। और भारत में बात करें सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो वो लेह का क्षेत्र है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो किशनगंज, और सबसे कम वर्षा जो औरंगाबाद में होता है। और बिहार का जो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है वो गया जिला है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। देखिए उदारीकरण का अर्थ होता है सेवाओं एवं वस्तु के उत्पादन एवं वितरण में जो विभिन्न प्रकार के जो बंधन है उसको कम करना या मुक्त करना। 24 जुलाई 1991, ठीक है ना फ्रेंड्स, 24 जुलाई 1991, ठीक है ना, 1991 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे आर्थिक सुधार की घोषणा करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कानून को सरल बनाया गया तथा विदेशी पूंजी की निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे जो राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
तो ये हुआ था फ्रेंड्स माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन हुआ था। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो क्रिस्प मिशन है 1942 ईस्वी में सर स्टेफोर्ड क्रिस्प के मिशन में आया था। और बेबल योजना शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि जून जुलाई के आसपास 1945 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन रोकने का असफल प्रयास भी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अफीम है वो पौधे के फूल से बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइकस के तनों में मंड, ठीक है ना, साइकस के तनों से मंड निकाल कर खाने वाला जो साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सागो पाम भी कहते हैं। और चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। और जूनीपेरस की लकड़ी से सेडकास्टा तेल निकाला जाता है। और टेनिन का प्रयोग जो है वो चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप होने से क्या होता है। देखिए भूकंप होने से क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो इससे दरार, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप जो है वो प्लेट विवर्ती क्रिया द्वारा होती है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भारी भूकंप आया था, जिसका जो केंद्र था लामजुंग था। और उसका रिक्टर पैमाने पर स्केल पे तीव्रता 7.9 थी फ्रेंड्स। और रिक्टर स्केल में 9 स्केल है, जिसमें प्रत्येक स्केल की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और सिस्मोग्राफ से ना भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स इस पे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा थे, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि होता है, जिसमें से लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह सुजा हस्ताक्षर करते हैं। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक और बराक जय वंश का संस्थापक था। 1838 में त्रिपक्षीय संधि के तहत शाह सुजा ब्रिटिश सैन्य सहायता से काबुल की गद्दी पर बैठने का प्रयास किया था। 1838 के त्रिपक्षीय संधि के तहत ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फ्रेंड्स ये किया गया था वैशाली में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली जो नगर है आम्रपाली, वैशाली नगर की बधू आम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म में संघ को लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया था। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और संघ में प्रवेश को उपसंपदा बौद्ध धर्म में कहा गया है। बुद्ध कपिलवस्तु गणराज्य में जन्म लिए थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में महाविनिष्क्रमण किया था, तो आप इसको सब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। देखिए फ्रेंड्स यह क्रय विक्रय की शक्ति है, ये सही है। यह साख सृजन करता है, ये भी सही है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ELIS से परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका बात करें तो ये एड्स के परीक्षण के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए अगर इसका पूरे नाम का बात करें तो यह एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, ठीक है। और यह जो है HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली होती है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। अब बात करें हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का, तो यह HIV संक्रमण की खास जांच होती है जो पॉजिटिव होने पर बताता है यदि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, ठीक है। अगर HIVP-24 या एंटीजन HIV के स्पष्ट जांच, जिससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है BR मेहता को, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बलवंत राय मेहता। देखिए वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करती है। इस समिति में 24 नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी,
जो कि आगे पंचायती राज के रूप में जाना गया। और अगर हम बात करें पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे 2006। और ये क्वेश्चन पिछले सेट में शायद रिपीट था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो फ्रेंड्स ये राजकोषीय नीति का, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए घाटे की जो वित्त व्यवस्था का है, इसका अगर अभिप्राय का बात करें तो सरकार को आय से अधिक व्यय होने की स्थिति में उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था को हिनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। और भारत में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा अंश ब्याज अदायगी है। अब भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत तो निगम कर, निगम का जो टैक्स है तो वो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, ये हुमायूं था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का कार्यकाल 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर निर्वासित रहा। और हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक भारत का शासन रहा था। और 39 में चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह के साथ, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ जिसमें वो पराजित हो गया था और उसे भारत से जाना पड़ा था। ईरान के जो सफादिक तस्मास साथ से मदद लेकर हुमायूं मई जून 1555 ईस्वी में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध विजय हो मतलब जीत जाता है और भारत का फिर से शासक बनता है। जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स ये बहमनी की थी। देखिए बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और बहमनी राज्य के महमूद गवाह प्रसिद्ध प्रधानमंत्री एक विद्वान थे। बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच रायचूर दोआब को लेकर अनेक युद्ध हुआ। बहमनी राज्य अंततः 5 भाग में बंट गया, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है महमूद गजनबी का। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। देखिए महमूद गजनबी के साथ ही आया। अबू रेहान अल-बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के खीवा नामक स्थान पर हुआ था। और अल-बरूनी ने बुक लिखी थी किताब उल हिंद, जिसका अगर बात करें तो भारत की खोज हिंदी मतलब होता है। इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था औरंगजेब ने। तो गुरु जो तेग बहादुर थे ये सिख के 9वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्युदंड दिया गया था। 9वें गुरु पर औरंगजेब ने आरोप लगवाया था कि उसने राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद एवं आशीर्वाद दिया है। राजकुमार अकबर कौन? तो ये औरंगजेब के विद्रोही पुत्र थे। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में मृत्युदंड दिया था। और सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है? तो फ्रेंड्स इसकी मृत्यु होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है 4 मई को, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम में ये लड़ रहे थे, उनकी वहीं पे मृत्यु होती है। और अगर हम बात करें मैसूर राज्य की स्थापना की तो 1761 में होता है हैदर अली के द्वारा। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध होता है। पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 के बीच, जिसमें मद्रास की संधि होती है और ये युद्ध समाप्त होता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1790 से 92 तक ये चलता है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में, इसमें गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसमें क्या होता है लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो फ्रेंड्स उसका संबंध मौर्य काल का संबंध चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ भी था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन कहा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का जो गुप्त काल है में व्यापार मुख्यतः दक्षिण पूर्वी देश और चीन देशों के साथ होता था।
संगम काल में रोम से व्यापार विस्तृत रूप से होना शुरू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुआ था दिल्ली में। तो ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, दिल्ली की फिरोजशाह कोटला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ने किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया। HRA की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सन्याल, योगेश्वर चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने किया। HRA जो है ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड में को अंजाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो अगर जावा गर्त की बात करें तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर का है। ठीक है, देखिए जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं और सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। वर्तमान में लगभग 57 गर्त खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में है। तो आप टोटल याद रखेंगे 57 टोटल 57 गर्त खोजे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर में जो सागर की धाराएं हैं वह नियमित दिशा में परिवर्तित होती है। और मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो फ्रेंड्स ये बुक का नाम था अन टू द लास्ट। देखिए अन टू द लास्ट पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉन रस्किन्स। ठीक है, अब महात्मा गांधी का अपना विचार विश्व के महान कृतियों के लिए महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, असहयोग आदि को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से भारत रहने आए। महात्मा गांधी जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, थोड़े आदि से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जो गीता सबसे प्रिय पुस्तक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स अगर बिहार के पहले बात करें हिंदी समाचार पत्र का तो वो था सर्वहितैषी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है 1890 में, कब? 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। और अगर बात करें दी बिहार हेराल्ड का तो गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में निकालना शुरू किया। भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्र का जनक माना जाता है और भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उदंड मार्तंड था। ठीक है, और उदंड मार्तंड 1826 में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना फ्रेंड्स? मिलाना है। तो देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य में कील सिद्ध होगी। फ्रेंड्स ये कथन था लाला लाजपत राय का। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए का हो जाएगा 3। ये लाला लाजपत राय का कथन था। अब देखिए, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। फ्रेंड्स ये कथन था महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन बी का 2 हो जाएगा। अगला है सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। ये जवाहरलाल नेहरू के कथन थे, तो ऑप्शन ये 4 हो जाएगा सी का। और इनकलाब जिंदाबाद तो ये भगत सिंह का नारा था, तो ऑप्शन 4 का डी का 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखिए लाला लाजपत राय थे, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और वो डेट था 30 अक्टूबर 1928 को, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे पुलिस के लाठी से चोटिल हो गए थे और घायल हो गए थे। उनकी मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 को हो गई थी चोट के वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स जो दूसरा सत्याग्रही था वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है फ्रेंड्स, विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अगर तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो वो थे ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। देखिए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी
भारत में अपना जो सफल सत्याग्रह करते हैं वो बिहार के चंपारण में करते हैं। और चंपारण का जो सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ये आपको डेट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वर्ष 1916 में चंपारण के जो राजकुमार हैं, चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भेंट कर उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक की विचारधारा किस विचारधारा के पोषक थे। तो देखिए जो लोकमान्य तिलक थे ये उग्र विचारधारा के पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र विचारधारा का जनक भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय उग्र विचारधारा के नेता थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण है। अगर तीनों चरण की बात करें तो पहला उदारवादी कांग्रेस काल जो कि 1885 से लेकर 1905 तक रहा। उसके बाद आता है उग्र विचारधारा और कार्यकाल, ठीक है ना। उग्र विचारधारा का जो कार्यकाल था 1905 से लेकर 1919 तक। उसके बाद गांधी युग शुरू होता है 1919 से लेकर 1947 तक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम था। तो फ्रेंड्स चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। तो ऑप्शन जो डी है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1923 में। ये डेट कब का है, 1923 का है डेट, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। स्वराज पार्टी 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में सफलता पाया। स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो वैधानिक तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना था। स्वराज पार्टी 1919 के भारतीय परिषद एक्ट के अधीन चुनाव को में लेकर भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। अगर उत्तरी मैदान का बात करें तो उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा आपको मिट्टी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास जो कि सबसे ज़्यादा, चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, जबकि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस बहुत कम होता है। अगर बात करें सतलज यमुना का जो मैदान है पंजाब हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के जो मैदानी भाग है उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्ग में विभाजित किया गया। देखिए एक होता है भाबर, एक तराई, एक बांगर और खादर। अब बात करें हम लाल और पीली मृदाएं जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में एवं मध्य गंगा के मैदानी दक्षिणी भागों में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 32 है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 32 के अनुसार ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है। और रीट 5 तरह का होता है। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 32 को, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। और अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 तरह की रीट जारी की जाती है। देखिए पांचों अगर रीट का बात करें तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। और हम बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो फ्रेंड्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। और इसका संविधान में जो उल्लेख है 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये उसका विधायी अधिकार है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन जो राष्ट्रपति हैं अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश का अनुमोदन अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को। वायसराय को देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहीं स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। फ्रेंड देखिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ना गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सही नहीं है कि मतलब जो संवैधानिक संशोधन
संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहीं स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा, ऐसा सही नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। राज्यसभा राज्यों की हित की ही सभा है। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवा को सृजन या उत्सादन करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? देखिए, अगर राज्य के राज्यपाल की स्थिति की बात करें तो वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 155। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य शासन के प्रधान होते हैं। तो आर्टिकल आप याद रखेंगे, नियुक्ति 155 और राज्यपाल अनुच्छेद 164 का यूज करके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि देखिए, भारत की जो जनता है वो भारत में जो संसद है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें, संसद जो है व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली का जो जनक है वो ग्रेट ब्रिटेन है। भारत में संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है और संघ के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? तो देख लेते हैं। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, राजनीति और नाम मात्र का, संवैधानिक और नाम मात्र का। देखिए, औपचारिक और कानूनी सही है और संवैधानिक और नाम मात्र का, यानी कि 2 और 4। तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों की विरोध की स्थिति में, देखिए अगर फ्रेंड्स ऐसे दोनों में विरोध होता है तो जो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूची की चर्चा की गई है। 2, 4, 6। 246 में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर जो है वो कानून केंद्र बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और अगर मतभेद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की उत्तरी पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। उत्तरी पूर्व मानसून से तमिलनाडु सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगर बात करें मानसून हवा की खोज तो ये हिप्पलस ने 45 ईस्वी में किया था। भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करती है, एक केरल तट और दूसरा पश्चिम बंगाल से। मानसून हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? अगर भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो है जोंगखला, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर भूटान के राष्ट्रीय खेल का बात करें तो वो तीरंदाजी है। और भूटान फ्रेंड्स ये पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। वर्ष 2008 में भूटान को लोकतांत्रिक राजतंत्र बनाया गया। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। भूटान की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स बैकाल झील को। देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील, ये साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। इसकी गहराई जो है लगभग फ्रेंड्स 1642 मीटर के आसपास है। ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका के बोरियल जंगल की एक झील है। विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा पानी का झील तो ये सुपीरियर झील हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील ये हो जाएगा फ्रेंड्स टिटिकाका झील। और विश्व का सबसे नमकीन झील वॉन झील है। अब भारत का सबसे नमकीन झील की बात करें तो वो सांभर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन।
सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो फ्रेंड्स अगर सीढ़ीदार खेती की बात करें तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये वहाँ होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टेरेसिंग या टेरेस कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देखिए सीढ़ीदार खेती है ये चाय के लिए उपयुक्त होती है। भारत में चाय की खेती 1835 से ही प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है और जापान में गहन कृषि किया जाता है और रोपण खेती के अंतर्गत गन्ना, केला और ये सब फसल उपजाए जाते हैं। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? देखिए फ्रेंड्स ये किया गया अगस्त 1952 को। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी जो गठन है अगस्त 1952 को किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और अब योजना आयोग के स्थान पर आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का स्थान ले लिया है। नीति आयोग के जो को अधिक संघवाद बनाया गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आयकर, ठीक है ना। तो आयकर जो है वो केंद्र द्वारा लगाया गया और वसूल किया जाता है और केंद्र राज्य के बीच बांट दिया जाता है। आयकर एक्ट की आधार 88 के अधीन रियायत आयकर में दिया गया है। आयकर कानून सर्वप्रथम 60 में भारत में लाया गया, तब इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो फ्रेंड्स ये है मौद्रिक नीति के। देखिए मौद्रिक नीति की जो घोषणा है ये आरबीआई द्वारा किया जाता है और आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। राजकोषीय नीति का निर्धारण ये कार्यपालिका करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है IMS-1 को। इसरो ने IMS-1 प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण कर अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। और अगर बात करें इसरो के मुख्यालय का तो वो बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के जो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण कार्य और बेंगलुरु में डिजाइन किया जाता है, जबकि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से उपग्रहों एवं प्रमोचक रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में यूनिक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो ये हराया था फ्रेंड्स चीन को। चीन के किस खिलाड़ी? ली सीफेंग। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिंगापुर ओपन 2023 का ये जो एकल पुरुष खिताब ये जीते एंथोनी सिनुसुका जो कि इंडोनेशिया के हैं द्वारा जीता गया। टेनिस ने से संबंधित है सुदीरमन कप 2023 को चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनन वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया चिदानंद राजघट्टा, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रखेंगे, चिदानंद राजघट्टा। देखिए कुछ और पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं, आप इसको भी देखते चले। सिलेक्शन डे तो ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिसेंट ऑफ लॉस ये किरण देसाई। द रोड अहेड बिल क्लिंटन और फर्स्ट पर्सन ये व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर पुतिन ये रसिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स ये अजय लांबा थे, ठीक है ना। अजय लांबा के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजावाहक के लिए चुना गया? तो फ्रेंड्स ये चुना गया था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रेड मिल टेस्ट, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किया था, और हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। और बात करें कुछ जंतुओं के हृदय कोष्ठक के बारे में, तो पक्षी में 4 हृदय कोष्ठक, 2 अलिंद 2 निलय, सरीसृप में 3, 2 अलिंद और आंशिक निलय, उभयचर में 3, 2 अलिंद और 1 निलय, और मछली में होते हैं 2 अशुद्ध रक्त, और स्तनधारी में 4, 2 अलिंद और 2 निलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बेरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स स्वाति नायक को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास वेस्टर्न लेन की जो लेखिका है चेतना मारू को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए अभी केवल शॉर्टलिस्ट किया गया है, और वर्ष 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार जो है प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन को दिया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उषा पटनायक ने मैल्कम आदि एशिया पुरस्कार 2023 जीता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड का संवेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो फ्रेंड्स ये n² गुना हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारित पद्धति होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन प्लस, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये एड्रिनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अधिवृक्क जो ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है और अंदरूनी भाग जो मेडुला होता है। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी जो प्रक्रम है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है लरो एवं उरो हार्मोन भी कहते हैं उसे, और एड्रीनेलिन हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भाग भारत की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जांग की हड्डी, ऑप्शन बी। देखिए मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले जो अंग है उसको कंकाल तंत्र कहते हैं। अब मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है और मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि है उसको पसली को आपस में जोड़ने वाले उसको स्टर्नम कहते हैं, और यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होती है। खोपड़ी के सभी जो चपटी अस्थियां हैं वो कलाजात अस्थियां होती है। मनुष्य का जो कशेरुक दंड है वो 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। तो ये सब कुछ फैक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण होगा? तो फ्रेंड्स इस दिशा में अगर वो जी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है ऑक्सीपिटल लोब, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्री संबंधी विकार है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डाउन संलक्षण यानी कि साउंड डाउन सिंड्रोम, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस रोग से जो ग्रसित रोगी है मंद बुद्धि, टेढ़ी आंख, जीभ मोटी और अनियमितता शरीर का जो ढांचा है उसमें हो जाता है, और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस रोग भी यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने से जो जाइगोट है उसमें गुणसूत्रों की जो स्थिति है असमान हो जाती है। चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स पटाखा का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव हैं। तो देखिए पराबैंगनी किरण से क्या क्या हो सकता है? तो मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, ये भी सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन से को 6 से 12% कम करना, ये भी। तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग
देखिए ये सूर्य पे 1% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1% जो ऊर्जा है वो ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश से पत्ती पर जो पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित, 12% परावर्तित कर देता है और 5% भाग जो ये पारगत होता है। तो 83% अवशोषित होने वाले जो भाग का केवल 4% भाग ही पर्णहरित द्वारा प्रकाश क्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर बात करें क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति से होता है। देखिए एक समान वृत्तीय गति से क्या होगा, चाल अचर हो जाएंगे और वेग चर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये आसवन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसवन। देखिए द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है, उदरपातन क्रिया कपूर में होती है। उदरपातन क्रिया में पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको उदरोपातन द्वारा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदरोपातन द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उदरोपातित हो जाता है और दूसरा नहीं। इस बुद्धि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड और एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन विधि के खनिज तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, कोलतार आदि अलग किया जाता है। भाप आसवन विधि द्वारा एसीटोन, मेथिल एल्कोहल द्वारा अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूरिया हो जाएगा। देखिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है और यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। केंचुआ उभयलिंगी जीव है। केंचुआ एनीलिडा समूह के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरल बनाने का मुख्य संबंध है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो फ्रेंड्स ये है एंथ्रोजोआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रवाल भित्ति जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, भारत का लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो कि प्रवाल भित्ति से निर्मित है। कोरल भित्ति जल के अंदर परितंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समूह में विकसित होता है और जिसे कोरल पोलिप्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है। तो रसायन विज्ञान के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता उनका नाम है जेकोबस हेनरिकस और जेकोबस हेनरिकस बैंटॉफ। तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68 का ऑप्शन डी। और बात करें भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार तो ये मिला था विलियम रॉन्टजन को। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। चलिए अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। देखिए इसमें मिलान करना है। तो फ्रेंड्स गोबर गैस क्या हो जाएगा, CH4, इसको मीथेन भी कहा जाता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस कोल गैस। तो कोल गैस हो जाएगा H2 + CH4 + CO, यानी कि ये हो जाएगा गोबर गैस CH4, कोल गैस हो जाएगा H2 CH4 CO। अब बात करें प्रोड्यूसर गैस का तो CO + N2, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा वाटर गैस, तो CO + H2, तो ये हो जाएगा वाटर गैस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स को बोलते हैं ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के जो वास्तविक कारण है, मृत्यु के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास किया जाता है और किडनी के संक्रमण या किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में डायलिसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। डीएनए एक फिंगर प्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से वंशज एवं अपराधियों का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स लाइपेज जो है आमाशय से निकलता है। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन छोटी आंत से में मुख्यतः पचती है। यकृत पित्त को स्रावित करता है। भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है और भोजन के कुल भाग का 10% ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है।
तो फ्रेंड्स इसमें मिश्रण होता है फेरस ऑक्साइड का, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। देखिए फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, और मरकरी का जो प्रयोग है वो थर्मामीटर, सिंदूर आदि बनाने में किया जाता है। और एजीएल का उपयोग कृत्रिम वर्षा, जिसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं, तो इसमें हम लोग कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। और AgNO3 का उपयोग जो है वोटिंग इंक में किया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि पलवामान जीन यानी कि जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था फ्रेंड्स, बारबरा मैकलिनटोक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया थी? वॉटसन और क्रिक ने दिया। और अनुवांशिकी का जनक जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, और भ्रूण विज्ञान का वॉन पेयर को, और सूजनिकी का एम गार्टन को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, फ्रेंड्स मक्खन को वसा में जल जो परिलक्षित होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये हो जाएगा ए 1s², 1s2, 2s2 और 2p6, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, लंबे किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे, बाकी डिटेल वीडियो तो आ ही रहा है। तो चलिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 77 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2000। 78 का हो जाएगा सी, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। 79 की भी बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 358। 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी। 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी 14। 85 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 86 का ए। 87 का ए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 का ऑप्शन सी। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 91 का बी 35। 92 का बी। 93 का हो जाएगा बी 13। 94 का हो जाएगा सी। 95 का सी 0.500। चलिए 96 का देखते हैं फ्रेंड्स। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7/26। 97 का देखते हैं। 97 का हो जाएगा बी 1/2। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34/21। 99 का बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी 16। 100 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू है, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है फ्रेंड्स। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 105 का ऑप्शन नंबर डी। 106 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भतीजी। 107 का हो जाएगा सी माँ। चलिए अगला देखते हैं 108। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जग। 109 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 से 24। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 114 का देख लेते हैं। 114 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 115 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 116 का ऑप्शन नंबर सी। 117 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 118 भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
119 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए 120 का देखते हैं। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 121 का ऑप्शन नंबर ए सुई। 122 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अंतर्निहित है। 124 का देखते हैं फ्रेंड्स। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 125 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 126 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर देखते हैं। 127 का भी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 130 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 131 का हो जाएगा बी। 132 का हो जाएगा डी। अगर 133 का बात करें फ्रेंड्स तो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134 का ऑप्शन नंबर बी। 135 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 137 का ऑप्शन नंबर बी। 138 का ऑप्शन नंबर सी। और 139 का भी हो जाएगा सी दक्षिण। 140 का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। 141 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। 143 देखते हैं। 143 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 36। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 146 ऑप्शन नंबर बी। 147 ऑप्शन नंबर सी। 148 ऑप्शन नंबर बी। 149 का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। और 150 का देख लेते हैं तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग 150 क्वेश्चन को पूरा देखे हैं और रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन बन रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बीच में दीपावली भी आ गया था तो थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाए थे, उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। आज हम दीपावली के अगले दिन वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं अब अगले टेस्ट सीरीज का अगला सेट नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।